वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ट्स आर फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 20। पार्ट 27 का एंड तो याद ही होगा, जहां आलिया ने इन सारे इंसिडेंट के वन ऑफ द कल्प्रिट को रुकने के लिए कहा। और सिंस अभी आलिया भी परफॉर्म करने वाली थी, इसलिए उसके हाथ में माइक है और आलिया की आवाज चारों तरफ इको कर रही है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने अपने जगह पर रुक गए और सभी की नजर अब आलिया की तरफ ही है। और सिंस वो बूढ़ा इंसान भी आलिया की तरफ ही देख रहा था, इसलिए क्रैकर उसके हाथ में ही फट गया, जिसके साथ ही ये 2 सेकंड की शांति भी खत्म हो गई और फिर से चारों तरफ काफी नॉइज सुनाई दे रही है। लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए आलिया माइक के हेल्प से सबको शांत रहने को कह रही है और साथ ही सभी से बिल्डिंग के दूसरे साइड जाने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रही है। और अभी आलिया ये सब कह ही रही थी कि तभी फिर से किसी ने आलिया की तरफ फायर क्रैकर थ्रो किया, जिसे देखकर सच में अभी जिसकी नजर भी आलिया की तरफ है, उन सबको आलिया की चिंता हो रही है। बट सिंस अभी सभी काफी दूर है, इसलिए वो आलिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और अभी सब ये सोच ही रहे थे कि कूजे ने इस फायर क्रैकर को हवा में ही किक कर दिया। और ये सीन सबको किसी रोमांटिक मूवी की तरह लग रहा है, लेकिन कूजे को अभी सिर्फ और सिर्फ आलिया की ही चिंता है। और उसका कहना है इस बार तो हम लकी रहे, लेकिन क्या पता अगली बार ये ट्रिक काम करे या न करे। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि फिर से आलिया की तरफ एक फायर क्रैकर आया, लेकिन इस बार फिर शायद लकीली लेकिन कूजे ने आलिया को बचा लिया। और अभी आलिया को प्रोटेक्ट करते हुए कूजे यही सोच रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे डायरेक्टली इस इंसान को कैच करना चाहिए, लेकिन यार अभी वो आलिया को इस डेंजरस सिचुएशन में छोड़कर जा भी नहीं सकता। और अभी कूजे ये सब सोचते हुए क्राउड की तरफ ही देख रहा है, जहाँ उसने नोटिस किया क्राउड में सुमेरे है, जिसने नाइट का कॉस्प्ले किया है। और उसे देखते ही तुरंत कूजे ने आलिया के हाथ से माइक्रोफोन ले लिया और अभी पूरे क्राउड को सुमेरे और उसके साथ 3 लड़कियों के लिए पाथ क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एंड कूजे की ये बात सुनते ही पूरे क्राउड ने सुमेरे के लिए पाथ क्रिएट किया और अभी सुमेरे जल्द से जल्द कूजे की तरफ ही बढ़ रही है। और ये देखते ही उस इंसान ने सुमेरे की तरफ एक फायर क्रैकर थ्रो किया, बट अपने कॉस्प्ले के क्लॉक के हेल्प से सुमेरे ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। जिसके बाद फाइनली सुमेरे उस इंसान को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रही। और हालांकि सुमेरे ने जो कॉस्प्ले किया है, इस कॉस्प्ले का स्वॉर्ड फेक है, बट स्टिल ये इतना टफ है कि किसी के भी बोन ब्रेक कर सकता है। और साथ ही तुम्हें तो पता ही है कि सुमेरे केंडो में काफी एक्सपर्ट है और अपने इसी कॉम्बैट स्किल के हेल्प से सुमेरे ने इस इंसान को कंट्रोल किया है। सुमेरे का ये एक्शन देखकर पूरी क्राउड काफी खुश है और सभी सुमेरे को चीयर करते हुए क्लैप भी कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है मानो उन्हें लाइव एक्शन ड्रामा देखने को मिला है। और वहीं कूजे इन सारे क्राउड के बीच में से सुमेरे के करीब आते हुए उसे थैंक यू कहा, लेकिन सुमेरे का कहना है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वजह से ही हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। और वहीं सुमेरे ने कूजे को वीआईपीज के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी बताया और ये सुनकर आलिया काफी शॉक्ड है। वो जानना चाह रही है सब कुछ ठीक है ना। एंड एज ऑब्वियस सिंस वहाँ चिसाकी प्रेजेंट थी, इसलिए सब सही रहा। और यार अभी जो कुछ भी हुआ उसके रिगार्डिंग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में सुमेरे के साथ साथ कूजे भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। इसलिए वो चाहता है कि जब तक सभी चीजें सही नहीं हो जाती आलिया यही रहे, पूरे क्राउड को संभाले। और जैसे ही सब चीजें सही हो जाएंगी, इनका बैंड अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करने वाला है। लेकिन यार आलिया के फेस एक्सप्रेशन से कूजे समझ रहा है स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर होने के नाते आलिया भी सबकी मदद करना चाहती है। और आलिया का ये एक्सप्रेशन देखकर कूजे ने उसे समझाया, बैंड का मैनेजर होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शो सक्सेसफुल रहे। और तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस परफॉर्मेंस के बीच किसी को भी आने नहीं दूंगा। एंड यार कूजे की बात सुनकर आलिया को याद आ रहा है कि कल बैक स्टेज कूजे ने खुद से प्लेट लिया था। और यार कूजे की ये सारी कंसर्निंग बातें सुनकर आलिया अब रिलैक्स्ड फील कर रही है। और हाँ, जैसे ही कूजे ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो और यहीं रुको, और मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूँ कि हमारा बैंड शो जरूर करेगा। एंड कूजे की ये आखिरी बात सुनकर आलिया पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुकी है और उसके फेस पर हमें एक अलग ही स्वीट स्माइल देखने को मिल रही है। और हाँ, आलिया कूजे को अपना ख्याल रखने को भी कह रही है। एंड फाइनली सुमेरे के कहने पर गर्ल्स कैंडो क्लब की वॉइस कैप्टन यहाँ आलिया के साथ लोगों को काम करने, सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करने वाली है। एंड नाउ एक आखिरी बार आलिया की तरफ कंफर्टिंग स्माइल के साथ देखने के बाद कूजे स्टेज से उतर गया और अब वो बैंड के सारे मेंबर्स को ढूंढ रहा है। और सिंस कूजे ने ताकेसी को स्टेज पर से ही देख लिया था, इसलिए वो सबसे पहले ताकेसी के पास ही गया। लेकिन ताकेसी को कई बार आवाज लगाने के बाद भी ताकेसी उसका बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ नाव को देखकर ताकेसी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। लेकिन कूजे उसे समझा रहा है कि अभी उनके पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है और नाव कहीं जाने वाली भी नहीं है, इसलिए नाव से तुम्हें जो भी बातें करनी है वो बाद में भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल तुम्हें स्टेज पर जाना चाहिए ताकि तुम अपने छोटे भाई के लिए एक परमानेंट मेमोरी क्रिएट कर सको। जेकी ये बात सुनते ही ताकेसी अब अपने छोटे भाई कानो को ढूंढ रहा है। और हाँ, जैसे ही ताकेसी नाव से थोड़ा दूर हुआ, कूजे अपने पिछले बिहेवियर के लिए नाव से माफी मांग रहा है और साथ ही उसका ये भी कहना है कि इस चीज के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ फाइनली ताकेसी को उसका छोटा भाई कानो मिल ही गया, जो कि अभी सयाका के साथ है। एंड इस पूरे इंसिडेंट में सयाका ने ताकेसी के भाई की हेल्प की, इसलिए ताकेसी उसे दिल से थैंक यू कह रहा है। और ताकेसी की ये सारी बातें सुनकर सयाका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन यार कूजे के हिसाब से अभी इस इमोशनल सीन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है और इन दोनों को जल्द से जल्द स्टेज की तरफ जाना चाहिए। और वहीं कूजे हिकारू और नोनोवा को इन्फॉर्म करने जा रहा है ताकि किसी भी कीमत पर शो कंटिन्यू हो सके। एंड ताकेसी के बताने पर शायद हिकारू स्कूल बिल्डिंग के रेस्टरूम में हो सकता है। कूजे अब
स्कूल बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जैसा कि ताकेशी ने बताया था, हिकारू अभी स्कूल बिल्डिंग में बाथरूम ही यूज कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसे पास में कुछ आवाज सुनाई दे रही है। और जब वो उस तरफ मुड़ा, उसने देखा सिंगल लड़की के अराउंड 4 लड़कों का ग्रुप है और उनके अपीयरेंस और बिहेवियर से साफ है कि ये लड़के इस स्कूल के स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं है। और हिकारू सोच रहा है कि आखिर कौन इतना हिम्मत कर सकता है कि ऐसे लड़कों को स्कूल में इनवाइट करे, जबकि सबको पता है कि फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और को इनवाइट करने पर उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन यार अभी इन सब चीजों के बारे में सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि सिचुएशन से एकदम साफ है कि ये चारों लड़के उस लड़की को काफी परेशान कर रहे हैं और आसपास कई और स्टूडेंट्स चीज को नोटिस कर पा रहे हैं, लेकिन कोई भी इन लड़कों को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। एंड हिकारू चाहे तो वो भी इस सिचुएशन को इग्नोर करके स्टेज की तरफ जा सकता है, लेकिन उसका दिल ये करने को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के लाख मना करने पर भी ये लड़के उसके और करीब आ रहे हैं। और सिंस हिकारू ने आज से पहले ऐसे सिचुएशन को कभी भी हैंडल नहीं किया है, इसलिए उसे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर उसे क्या करना चाहिए। बट फिर भी वो आगे बढ़ते हुए उनसे कह रहा है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन हिकारू की ये बात सुनकर भी सारे लड़के उसे इग्नोर कर रहे हैं और उसे घूर रहे हैं। एंड हिकारू को भी समझ आ चुका है कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं है, जिसके बाद उसने इन ग्रुप के लड़कों में से एक लड़के का शोल्डर पकड़ते हुए उससे कहा, मैं स्कूल फेस्टिवल कमेटी का मेंबर हूँ और कैंपस में किसी को भी ऐसे परेशान करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यार हिकारू को भी शुरुआत से समझ आ चुका था कि इन लड़कों से बातें करने का बिल्कुल मतलब नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि ये लड़के उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और साथ ही उस लड़के ने फोर्सफुली हिकारू का हाथ अपने शोल्डर पर से हटाते हुए उस लड़की का रफली हाथ पकड़ लिया। और लड़की के वॉइस से एकदम साफ है इससे उसे काफी पेन भी हो रहा है। इसलिए फिर से हिकारू इन लड़कों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो जिसने भी तुम्हें इन्वाइट किया है उसे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और हिकारू की ये बात सुनकर सभी लड़के एक बार के लिए तो शांत हो गए, लेकिन उनका कहना है कि हमें जिसने इन्वाइट किया था उसके कहने पर ही हम ऐसा कर रहे हैं। और इससे पहले कि हिकारू आगे कुछ कहता, उसे अपने स्टमच में बहुत सीवियर पेन फील हो रहा है। एंड हिकारू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही हिकारू का विजन भी ब्लर हो रहा है। और जब उसने थोड़ा सोचा, उसे भी कुछ सेकंड पहले का सीन याद आया जहाँ इन चारों लड़कों में से एक लड़के ने हिकारू के स्टमच पर एक जोरदार पंच किया। और हालांकि ये लड़के उस लड़की को काफी परेशान कर रहे हैं, बट हिकारू का पेन इतना ज्यादा है कि उसके लिए इसे हैंडल कर पाना समझो इम्पॉसिबल हो रहा है। और धीमे धीमे वो बेहोश होने वाला है। एंड जिस लड़के ने उसे पंच किया उसका कहना है कि ताकतवर दिखने की कोशिश करने से ज्यादा हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, रिच बॉय। और अब भले ही हिकारू को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने जितना भी सुना उससे ये साफ है कि उस लड़की को किसी ने इनसे बचा लिया है। इसलिए हिकारू ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। एंड यार इसके बाद हमें जब नोनोवा अप्रॉक्स 4 साल की थी तब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कई सारे स्टूडेंट्स पॉन्ड में बैठे एक बड़े से फ्रॉग पर पत्थर फेंक रहे हैं। और जब भी सारे स्टूडेंट्स पॉन्ड के पास जाते हैं, टीचर हमेशा उन्हें डांटती हैं क्योंकि ये पॉन्ड काफी डेंजरस है। लेकिन आज जब इनकी टीचर ने इन लड़कों को फ्रॉग को हिट करते हुए देखा, वो उन्हें ऐसा करने से मना कर रही हैं। और टीचर की बात सुनकर जहाँ सभी लड़के एकदम शांत हो गए, वहीं नोनोवा के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो सोच रही है पॉन्ड डेंजरस है, इसलिए टीचर हमें यहाँ आने से मना करती हैं, लेकिन फ्रॉग को हिट करने से आखिर हमारा क्या नुकसान होगा? फ्रॉग हमें वापस मुड़कर मारने वाला नहीं है, तो टीचर हमें ऐसा करने से क्यों रोक रही हैं? और अभी नोनोवा ये सब सोच ही रही थी, उसकी टीचर ने कहा कि हमें ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। और अपनी टीचर की ये बात सुनते ही नोनोवा को लग रहा है मानो टीचर कहना चाहती हैं कि तुम सब इडियट हो। और टीचर के मना करने पर सबके साथ साथ नोनोवा ने भी एग्री किया कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोनोवा को पता है कि अगर उसने अपने थॉट सबके सामने रखे तो काफी गड़बड़ हो सकती है। और यार आज ही वो दिन था जब नोनोवा को अपने टीचर्स पर से भरोसा उठ गया। और जब भी नोनोवा अपने टीचर्स की बातें सुनती है, उसे हमेशा लगता है कि मानो टीचर्स सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं। और एक दिन टीचर्स की इन सारी बातों की वजह से नोनोवा एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिसके बाद उसने साफ साफ अपने पेरेंट्स से पूछा कि आखिर टीचर्स इतना झूठ क्यों बोलते हैं, और आखिर क्यों टीचर्स कभी भी सच्चाई नहीं बताते और अपनी बातें मनवाने के लिए हमें फोर्स करते हैं, और आखिर क्यों टीचर हमेशा अपनी बात मनाने के लिए अजीबोगरीब बातें करते हैं। और यह नोनोवा की ये सारी बातें सुनकर उसके फादर को समझ आ रहा है नोनोवा अपने एज के बच्चों से काफी अलग है। और वो उसका सर सहलाते हुए कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ, नोनोवा अपने एज के बच्चों से काफी मेच्योर और क्लेवर है। ये नोनोवा ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके फादर उसके बारे में ऐसा कुछ कहेंगे, जिसके बाद अब नोनोवा जानना चाह रही है कि क्या सच में जो भी लोग कहते हैं वो झूठ होता है। बट यह नोनोवा के फादर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो नोनोवा से क्या कहें और उसे कैसे सारी चीजें समझाएं। और अभी वो ये सारी चीजें सोच ही रहे थे कि नोनोवा की मदर का कहना है कि नोनोवा इस वर्ल्ड में चाहे वो झूठ हो या फिर सच, अगर लोग उसे सच मानेंगे तो वो अपने आप सच बन जाएगी। मैटर नहीं करता है वो आखिर झूठ है या फिर सच। और अपनी मदर की ये बात सुनकर नोनोवा सोच रही है कि आखिर ये वर्ड कितना अजीब और डिस्गस्टिंग है। एंड नोनोवा की ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स के एक्सप्रेशन से साफ है उन्हें नोनोवा की काफी चिंता हो रही है। और हाँ, जहाँ उस टाइम नोनोवा के पेरेंट्स को लगा था कि नोनोवा थोड़ी क्लेवर और अलग है, पर शायद चीजें ऐसी नहीं थी, बल्कि नोनोवा के अंदर किसी के लिए दया और गिल्ट की काफी कमी है। लेकिन यार जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नोनोवा के पेरेंट्स को भी समझ आने लगा, माना कि नोनोवा स्मार्ट है जो कि काफी अच्छी चीज है, लेकिन अपने सराउंडिंग में फिट बैठना भी बहुत इंपॉर्टेंट
इंसिडेंट है। इसलिए नोनोवा के पेरेंट्स ने उसे समझाया कि अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो तुम्हारे लिए और लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे टीचर्स तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम आकर हमें बताओ, हम तुम्हारी तरफ से टीचर से बात करेंगे। और यार इस दिन नोनोवा के दिमाग में अपने पेरेंट्स की ये बात मानो छप सी गई और नोनोवा के लाइफ का ये मानो रूल बन गया। और हाँ, नोनोवा के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स ही एकमात्र एडल्ट्स हैं जिन पर वो विश्वास करती है। लेकिन यार नोनोवा के लाइफ में इन सारे इंसिडेंट का क्या असर होने वाला है ये तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो यार बाकी टिल देन जो एनिमे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।